सो हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले जो प्रॉपर्टी विच योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसको डिस्कस किया था। अब हम लोग समझने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, यू हैव वी हैव सीन दैट देर आर मैनी सिमिलरिटीज बट ऑल्सो सम डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। बहुत सारे डिफरेंसेस भी आपके थे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके काफ़ी सारी सिमिलरिटीज थी ही थी, बट काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आना पड़ा। डू यू थिंक दैट वी विल फाइंड समथिंग सिमिलर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? लेट अस चेक इट आउट, है ना। पता करते हैं कि मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऐसी सिमिलरिटी दिखती है क्या। हम्म। तो विल लर्न अ लिटल मोर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बाय लुकिंग एट देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ देखो, आपका राइट साइड में दिया हुआ पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स, है ना। मेटल्स को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता था अर्थ क्रस्ट से आपका। ठीक है। पूरा मतलब लास्ट से दिया हुआ है आपका, और सारे मेटल्स का पूरा डेटा यहाँ अवेलेबल है आप लोगों का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। पूरा यहाँ गिवन है, आपको बताया गया है। 8 से 1 आपकी, जैसे 8 से 1% एल्यूमिनियम हो गया आपका। एल्यूमिनियम आपका सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। बाकी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर मतलब क्या ये सब कर सकते हो, तो हम लोगों ने पूरा डेवलपमेंट देखा यहाँ पर कि कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे हुआ। ठीक है। डेवलपमेंट इसको निकालने के लिए, आयरन को, इसको मतलब मेटल्स को निकालने के लिए, उनकी अवेबिलिटी के लिए। ठीक है। नाउ एलिमेंट्स के लिए। अब नाउ आगे बढ़ते हैं अपन, तो वी लर्न a little more about the reactivity of metals by looking at their historical development। तो क्या क्या reactivity उसको हमने देखा यहाँ पर metals की। Through this study we try to understand for how long human beings have been using metals and their ease of availability। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कितने सालों से मतलब जो आपका ह्यूमन है ना, वो क्या कर पा रहे, मतलब वो आपके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स को निकाल रहे हैं बाहर, है ना। ठीक है। तो मतलब एक बहुत ही मतलब लॉन्ग टाइम हो चुका है, ये लंबा समय हो चुका है। ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पता करते हैं कि और किस किस तरीके से मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें आता है कि टाइम टू टाइम। ठीक है। हम लोग क्या समझ पाए, राइट। उसके उसको और आसान बनाने के लिए, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स द एरा व्हेन ह्यूमंस वर एबल टू ऑब्टेन देम इन प्योर फॉर्म्स इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना। तो क्या था मतलब क्या, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। तो उस समय जो मतलब जब ह्यूमंस जो थे आपके, है ना, प्योर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते थे। ठीक है। अलग अलग मेटल्स को, राइट। तो वो मतलब अभी थोड़ा बदल चुका है, राइट। थोड़ा सा उस समय डिफरेंट था, अभी डिफरेंट हो गया। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट। चलिए समझते हैं इसके बारे में अपन बेटर तरीके से। जैसे कि आपका इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है। इसके पहले देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपने देखा तो होगा ही। इसके अलावा देखो ऑप्टिन कहाँ से हो रहा है, मतलब कितने सालों से, 6000 BC से मतलब हो रहा है, और अभी कितना, ये आपका 1825 तक मतलब ये मतलब चलते रहा, और भी मतलब अभी बढ़ती जा रही है, तो है ना। तो मतलब इन सब का एक्सट्रैक्शन मतलब इतने इतने सालों में, इतने इतने जो ईयर था आपका, उसमें क्या होता है, इनका एक्सट्रैक्शन, इनको निकालना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो इसके अलावा आपका क्या हो गया, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो कैन यू टेल व्हाई कॉपर इज डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ऐड जिंक पीसेस टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि जिंक जो पीसेस होते हैं, है ना, कॉपर क्या हो जाता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है जिंक से। ठीक है। बट जिंक इज नॉट डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ऐड कॉपर टर्निंग्स टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। बट जिंक डिस्प्लेस नहीं होता है जब हम कॉपर टर्निंग डालते हैं जब हम लोग जिंक सल्फेट में। तो ऐसा क्यों? We will need to look at some more displacement reactions before we can answer this question। तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट थिंक अबाउट इट। हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जिंक आपका ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। दैट्स वाई क्या कर देता है, जिंक रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है आपका जो कॉपर है उसको। ठीक है। आप लोगों ने शायद पिछले से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो अपन समझ लेंगे इसको, और है ना। Activity 2. Note for teachers in a beaker make a solutions of 2 gram copper sulfate in 100 ml water. Similarly, in different beakers, make solution of zinc sulfate, iron sulfate, and sodium chloride. The following activity should be carried out in small groups. तो फिर यहाँ पे each group of students should take 6 test tubes and label them as A, B, C, D, E, and F. In test tubes A and B each take 5 ml copper sulfate solution. In the test tubes C and D take 5 ml of zinc sulfate solution. And in test tubes E and F take 5 ml of iron sulfate solution and sodium chloride solution respectively. In test tube A, add 2 to 3 iron nails or all pins in table. In test tube B, add zinc granules. In test tube C, add copper turnings. In test tube D, add a piece of magnesium ribbon. And in test tube
ट्यूब्स ई एंड एफ एड जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है। तो इन सभी को क्या 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 करा हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। अब देखो इन सभी को क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। तो लास्ट वाले में क्या हमने, जैसे सॉल्ट वाटर है आपका, है ना, एफ एफ वाले में क्या लिया गया, सॉल्ट वाटर लिया गया है ना, सोडियम क्लोराइड। और ई वाले में क्या लिया गया आपका, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है। और अब क्या करोगे आप सब में, जैसे कि आपका ए से लेकर आपका कहाँ तक, ए में ऑलपिन डाला आपने, वैसे बी में क्या डाला, जिंक ग्रेनुल्स डाले, सी में आपने कॉपर टैंक डाली, और डी में मैग्नीशियम रिबन डाला, और अगेन टेस्ट ट्यूब ई और एफ में भी आप लोगों ने जिंक ग्रेनुल्स डाले। तो जैसे हम ये सब ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाओ, यहाँ रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है आपका, ऑलपिन जैसे आ गई यहाँ पे, है ना, और फिर ये CuSO4 जिंक ग्रेनुल्स हो गए, यहाँ पे कॉपर सेविंग्स हो गई, पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, ग्रेनुलेटेड जिंक हो गया, ग्रेनुलेटेड जिंक हो गया, ठीक है। ZnSO4 में और FeSO4 में जिंक हो गया आपका, और NaCl में जिंक हो गया आपका, है ना। और वैसे ही आपका ZnSO4 में क्या कॉपर हो गया आपका, और ZnSO4 दूसरे वाले में क्या हो गया आपका, इसमें आपका मैग्नीशियम रिबन हो गया। तो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। तो यहाँ से आप समझने वाले हो रिएक्टिविटी के बारे में, क्या कंपैरिजन मतलब कौन कौन से मेटल कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे आप समझने वाले हो, ठीक है, कितने जल्दी डिस्प्लेस कर देते हैं सामने वाले मेटल को, ठीक है। तो सिंपली बोल सकता हूँ मैं, हरा देते हैं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता, हटा देता वहाँ से, राइट। जैसे कि हम हटाते हैं ना, चल निकल यहाँ से, बेंच में कोई एक्स्ट्रा बैठ जाता है तो, है ना, तो लाइक दैट। ऐसा नहीं करते हो, आई नो, जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। सो ऑब्जर्व ऑल द टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मतलब आपको यहाँ पर जितने भी टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनको 5-10 मिनट के छोड़ देना है। तो ऑब्जर्व करना है फिर उसको, उसके बाद तो डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द मेटल्स और द सॉल्यूशंस, कुछ आपको डिफरेंस दिखाई पड़ा कलर में। सो इज एनी प्रेसिपिटेट बीइंग फॉर्म्ड, कुछ प्रेसिपिटेट आपका नीचे बन रहा है। कैन यू टेल विच मेटल इज डिस्प्लेसिंग अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब आप समझ सकते हो कि NaCl हो गया आपका, तो फिर यहाँ क्या हो गया, ZnCl2 हो जाएगा आपका, Zn रिप्लेस कर देगा किसको, Na को आपकी। तो इस तरीके से मतलब आपका क्या अलग अलग मेरा यहाँ पर मेरी यहाँ पर रिएक्टिविटी हो रही है। लास्ट वाले में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा, सोडियम NaCl जो रहेगा, NaCl ही होने वाला है, क्योंकि जिंक के आपका देखो, जिंक की रिएक्टिविटी आपकी क्या है, जिंक की रिएक्टिविटी आपकी कम हो गई है ना, ठीक है। जिंक की रिएक्टिविटी कम है तो नो चेंज होगा इसमें आपका, ठीक है। तो फाइंड दैट इन टेस्ट ट्यूब ए so we find that in test tube A, iron is displacing copper, and from copper sulfate solution. In test tube B, zinc is displacing copper from copper sulfate solution. In test tube D, magnesium is displacing zinc from zinc sulfate solution, and in test tube E, zinc is displacing iron from iron sulfate solution. तो ये हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। Whereas in test tube C, copper is not displacing zinc from zinc sulfate solution, and in test tube F, zinc is not displacing sodium from sodium chloride solution. तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग राइट साइड में देखेंगे, है ना, टेबल नंबर 2 पर, therefore the metal that displaces another metal from its salt solution is called more reactive of the two, है ना। तो क्या होगा, मतलब यहाँ सब क्या समझ पाए, यहाँ पर जो भी सॉल्ट सबके फॉर्म हो रहे थे, है ना, तो जो भी मेटल क्या कर दे, दूसरे मेटल को हटा दे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। वो क्या ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है उसे कंपैरिजन में, जो पहले वाले थे उसके। तो द सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लेस मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी इज नोन एज द एक्टिविटी सीरीज। या तो इसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं या फिर इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो द रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स इज शोन इन टेबल 2। तो इसको आप लोग बना लेंगे अपनी कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आएगा इस टाइप का मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया। देखो लिथियम के बाद क्या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम आपका, उसका पोटेशियम, उसका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम है। ये सब लिस्ट रिएक्टिव। तो मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में बताया था, बट फिर भी आप लोग इस पर फिर से एक बार रिवाइंड कर ले, है ना। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इस तरीके से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो टेबल 2 टेल्स अस दैट द लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इट ऑल्सो प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. It also helps us in comparing two metals. For example, it shows that iron being higher
can displace silver from a silver salt solution, but silver cannot displace iron from solution of an iron salt. The metals that occur above hydrogen in the activity series can displace hydrogen gas from dilute acid. समझ गए? तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो क्या करने वाले हैं, वो मतलब क्या करने वाले हैं, उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे वहां से, जितने मेटल्स हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर, द मेटल्स दैट ऑकर अबाउट हाइड्रोजन इज द इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे। नाउ ठीक है, so if we compare the metals seen in the reactivity series table 2 with when they were formed in the pure form table 1, है ना, we realize that the most reactive metals such as sodium, potassium and calcium were obtained in pure form only about 200 years ago, whereas the less reactive metals such as gold are were known even in the times of ancient civilization। मतलब गोल्ड तब से आपका चले आ रहा है, राइट। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका क्या गोल्ड गॉड एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत साल चला आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब एक क्या, गोल्ड का मतलब एक बहुत ही मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन से चले आ रहा है गोल्ड आपका। एज वेल जो आपके ये रहते हैं मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो क्या मतलब प्योर फॉर्म में अवेलेबल थे, बट लेकिन 200 साल पहले बस, है ना। उसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गए आपके, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर, है ना, वो बहुत साल चला आ रहा है अपना। तो द रीज़न दीज मेटल्स वर यूज्ड इज दैट दे वर फाउंड इन द एलिमेंटल प्योर फॉर्म इन नेचर। तो इनको इसलिए यूज़ किया जाता है, इन मेटल्स को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है ये नेचर में प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, दैट्स वाई, राइट। इसके अलावा वेरी हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्योर आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स, है ना। तो ओर्स क्या होता है आपकी, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मतलब बेसिकली एक चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान रहती है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर लगता है उनको पिघलाने में, फिर क्या करने में, आयरन को उसके ओर से बाहर निकालने में, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, राइट। और भी मतलब बहुत कुछ होते हैं आपके, ठीक है। एंड दिस कुड हैपन ओनली आफ्टर कोल एंड कोक रिप्लेस्ड वुड एज फ्यूल्स, ठीक है। तो ये कब मतलब होता है आपका, जबकि कोल जो रहता है ना, कोल और कोक जो रहता है वो क्या कर देता है, मतलब रिप्लेस्ड वुड एज फ्यूल्स, है ना। जब वुड, हाँ, इन्होंने मतलब जब ये कब पॉसिबल हो पाया आपका, जब कोल और कोक ने वुड एज अ फ्यूल जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे उसको रिप्लेस करा, तब जाके क्या कि हम लोगों ने मतलब ये हाई टेम्परेचर दे पाए हम, ताकि वो चीज़ निकल सके जो हम चाह रहे थे। तो दिस इज वाई इवन दो आयरन इज अबंडेंटली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। इसी वजह से जो आयरन है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है वो, ठीक है। अबंडेंटली मतलब क्या होता है, अबंडेंटली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है। इट और सब मतलब एक सफिशिएंट इनफ अमाउंट में अवेलेबल है। इट वॉज ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म ओनली अबाउट 3500 ईयर्स एगो, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, बस 3500 ईयर्स एगो मतलब पहले ही, ठीक है, उसका मतलब प्योर फॉर्म को मिल पाया, राइट, जब कोल और कोक को मतलब यूज़ करने लगे लोग एज अ फ्यूल, ठीक है। राइट, तो मतलब ऐसा कुछ था आपका। तो मर्क्यूरी, जिंक एंड टीन आर मेटल्स दैट कैन सिंपली बाय हीटिंग देयर ओर्स, है ना। तो मर्क्यूरी हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, ये सब जो मेटल्स होते हैं मतलब सिंपली इनको क्या, इनके ओर्स को हीट करके अपन आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम विच आर अबव आयरन, अब जो सोडियम और पोटेशियम जो होगा जो आयरन के ऊपर में आपके हैं, ठीक है, ऑकर एज कंपाउंड्स, ये कि आपके मतलब कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय केमिकल मेथड्स, है ना। केमिकल मेथड से मतलब इनको क्या आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग मेटल में आप अलग अलग मेटल में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ द एक्टिविटी सीरीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। चलिए समझते हैं कि मतलब किस तरीके से एक्टिविटी सीरीज आपके ऊपर की थी वो हमको केमिकल रिएक्शंस मेटल के अंदर जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बेसिक जो चीज़ें समझ गए अपन, है ना, कि सोडियम पोटेशियम क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं आपके, जो कि आयरन के ऊपर रहते हैं। आयरन के ऊपर मतलब जो इनकी एक्टिविटी सीरीज में जो आयरन के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और वो रिड्यूस मतलब हट नहीं सकते हैं, ठीक है। मेटल्स में मतलब रिड्यूस नहीं हो सकते हैं वो, ठीक है, केमिकल मेथड से। ना आगे बढ़ते हैं 9.2.1 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, क्या होता है जब मेटल्स को अगर बर्न करेंगे अपन एयर में, हवा में बर्न करेंगे तो द मोर रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन। जो आपके ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके क्या क्या हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना, वो क्या मतलब ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, राइट।
इसी वजह से इनको क्या कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है ना। तो व्हेन kept in the open they quickly react with the oxygen present in air to give oxides, है ना। बहुत जल्दी ये क्या ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स अपना दे देते हैं। तो देयरफॉर दे आर केप्ट अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर, है ना। इसी वजह से इनको क्या कैरोसिन में रखा जाता है ताकि मतलब ये रिएक्शन नहीं करे रिएक्टिविटी, वरना क्या नुकसान हो सकता है ना। द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर टू गिव अल्कलीज, ठीक है। जो आपके क्या रहते हैं, जो ऑक्साइड्स रहते हैं सोडियम और पोटेशियम के, जो कि पानी में डिजोल्व है, ठीक है। वो अल्कली देते हैं। अल्कलीज मतलब बोल सकते हो आप बेस हिसाब से, ठीक है, के हिसाब से। तो जैसे कि ये क्या हो गया आपका Na+O2, है ना। 4Na+O2 क्या हो गया आपका 2NO2O, है ना। आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया। और इसके अलावा आपका सोडियम ऑक्साइड जब मिलेगा आपका हाइड्रोजन पानी के साथ, तो वो क्या दे देगा आपका NaOH दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, ठीक है। वो कि जो कि एक्वा सॉल्यूशन रहेगा आपका। तो राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद पोटेशियम। तो इस तरीके से क्या आप सेम वही काम क्या पोटेशियम के साथ भी कर सकते हो जैसे Na के साथ हुआ है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन एक बना दो आप। वी नो दैट सम रिलेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ जो रिलेटिवली जो लो जिनका लेस रहता है आपका क्या रिएक्टिव मेटल्स, कुछ ऐसे जो मेटल्स होते हैं जो मतलब क्या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होगा मैग्नीशियम हो गया जो रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, है ना। तो वो क्या मतलब स्लोली धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं आपका ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है हवा में, बट बर्न रैपिडली विद अ वाइट फ्लेम, है ना। बट क्या हो जाता है बहुत जल्दी वो क्या जल जाता है जब वो वाइट फ्लेम में मतलब जब उसको हीट किया जाता है, तो व्हेन हीटेड, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ तुरंत जल जाता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम मेक्स इट यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स। जो फायर क्रैकर्स जो बनते हैं, जो आप फटाके वटाके फोड़ते हो, मजा आता है फोड़ने में, ठीक है। तो वो सब किससे बनता है आपका, उसको वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि तुरंत क्या हो जाता है, हीट पड़ते क्या हो जाता है, वो आपका वाइट फ्लेम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे कि अपन जानते हैं एक्टिविटी थी, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में किया होगा, अभी भी करते आ रहे हो या अभी भी कर रहे हो, ठीक है। तो वही सिंपल से करना कुछ नहीं, अपन को टोंग लेने का है, उसमें गलत रिबन मैग्नीशियम रिबन को लगाने का है, एंड देन क्या उसको जलाने का, और नीचे एक चाइना डिश रखने का। चाइना डिश में क्या करने का है अपन को, जो जल के आएगा वो क्या होगा, MgO होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, जो उसका ऐश निकल के आएगा, और उसको अपन पानी के साथ रिएक्शन कर देंगे अपन, तो फिर क्या हो जाएगा, MgO होल टॉइस हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन इसके होते जाएंगे और ये बेस फॉर्म कर लेगा अल्टीमेटली, ठीक है। फिर भी हम जल्दी देखते हैं इसको। तो द ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन हार्म योर आइज, टू बी केयरफुल। तो जो ब्राइट लाइट निकलती है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम रिबन से, वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे आंखों के लिए। इसी वजह से थोड़ा सा अपनी आंखों को चश्मा बचा के रखना, चश्मा पहन के रखना अपन को। तो नाउ टेक अ 3 to 4 इंच लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या करना है अपन, 3 to 4 इंच के लंबा अपना मैग्नीशियम रिबन लेना है। इफ देयर इज अ वाइट लेयर ऑन द रिबन देन सोक इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिमूव द लेयर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से पहले से बना हुआ उस लेयर को आप हटा दोगे, है ना। कैसे, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा के। नाउ बी केयरफुल दैट यू डू नॉट सोक द रिबन इन एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर केयरफुल रहना है कि आपको मतलब क्या ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रिबन को डुबा के नहीं रखना है, कहाँ पर, एसिड में, है ना, वेरी लॉन्ग। और द मैग्नीशियम विल ऑल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग विद द एसिड, या उससे क्या होगा, मैग्नीशियम आपका एसिड से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं डुबा के रखने का। आफ्टर सोकिंग केयरफुली ब्लॉट द रिबन विथ फिल्टर पेपर एंड देन हीट इट ओवर अ स्पिरिट लैम्प, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, थोड़ा केयरफुली अपन को क्या करना है, रिबन को लेके आना है फिल्टर पेपर के साथ, एंड उसके बाद क्या करना है, देन हीट इट ओवर अ स्पिरिट लैम्प, ठीक है। स्पिरिट लैम्प में क्या करना है, उसको फिर गर्म करना है। तो प्लेस अ मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू और रेड सेपरेटली, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर लिटमस पेपर लेने का है, ठीक है। ब्लू या रेड सेपरेटली आपको मतलब लिटमस पेपर रहने का, गीला आपका गीला होना चाहिए ना। नियर द वाइट स्मोक सीन इन बर्निंग द रिबन एंड टेस्ट इट्स नेचर, ठीक है। तो जो आपका वाइट स्मोक जो निकल के आ रहा है ना, वहाँ पे क्या कर दोगे आप, उसको लेकर जो धुआं निकल रहा होगा उसका, वहाँ पे क्या कर दोगे आप, उस लिटमस पेपर को रखोगे। लिटमस पेपर को जहाँ पर रखोगे तो द वाइट स्मोक इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो वाइट स्मोक निकल के आ रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो चाहे ऐश भी हो सकता है या फिर बेसिकली आप धुएं को भी ले सकते हो। तो धुएं में क्या, मैंने देखो लिटमस पेपर में क्या था आपका, लिटमस पेपर आपका गीला था, तो मतलब उसमें वाटर था, मतलब OH बन जाता है यहाँ पे, OH, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्रिएट होगा विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो वाइट स्मोक ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इट एसिडिक और बेसिक, तो क्या होने वाला हो आपका, वो आपका होने वाला है बेसिक, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर जिंक एंड लेड एंड
Zinc, lead, and aluminum metals also react with oxygen present in air to give their oxides that are deposited on thin layers on the surface of these metals. तो once the layer is formed, it prevents further oxidation of the metal. ठीक है। तो और मतलब फर्दर क्या, जैसे ये लेयर बन जाएगा इसका, है ना, ऑक्साइड का, किसके ऊपर में आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, तो उसके ऊपर फिर और मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, राइट, प्रिवेंट कर देगा उसको। तो Zn+O2 यहाँ पे ZnO बन गया, वैसे ही Al+O2 Al2O3 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। इसलिए जो MgOH वोल्टेज बना वो क्या बेसिक नेचर का था। ठीक है, बट some of them such as zinc oxide and aluminum oxide are amphoteric। ठीक है, अभी एम्फोटेरिक क्या होता है बेसिकली आपका, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक नहीं बेस बीच के। ठीक है, these oxides react with both acid and bases to give salt and water। तो मतलब ये जो आपके मतलब एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, दोनों में मतलब रिएक्ट कर देते हैं ये, मतलब एसिड में भी रिएक्ट कर देते हैं या आपके बेसिस में भी रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, किसमें ऐसा होगा आपका स्पेशल केस, आपका जिंक और एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड रहता है उसमें बस ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर फिर अल्टीमेटली उन्होंने दे देंगे। तो यहाँ पे Al2O3 प्लस HCl जो था वो क्या आपका AlCl3 प्लस H2O दे दिया। वैसे ही आपका Al2O3 प्लस NaOH था, मतलब ये बेसिस आपकी बेस के साथ रिएक्ट किया। पहले किसके साथ किया इसने, एसिड के साथ रिएक्शन किया। दूसरे में किसके साथ किया इन्होंने, बेस के साथ किया। दोनों में क्या मतलब यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट दे दिए, NaAlO2 है ना, प्लस H2O, तो मतलब दोनों में रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये क्या आपका एम्फोटेरिक हो गया। तो कॉपर डज नॉट अंडरगो कंबशन। कॉपर क्या होता है उसमें, कॉपर में कम्बिनेशन नहीं होता, बट अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेट्स डिपोजिटेड ऑन द मेटल। लेकिन क्या एक ब्लैक लेयर रहती है जो कॉपर ऑक्साइड की, जो कि डिपॉजिट हो जाती है उस पर, है ना। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स में भी कि आपके जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में भी। ये किसके साथ हुआ, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, एयर के साथ। ये क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे। ठीक है, भेज भी दूंगा इसका आंसर आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया आपका 9.2.2 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल जो रहता है आपको वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, पोटेशियम एंड हीलियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड अ हाई अमाउंट ऑफ हीट। देयरफॉर द रिएक्शंस बिटवीन दीज मेटल्स एंड वाटर आर एक्सोथर्मिक। अब देखो क्या होता है बेसिकली, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये क्या आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट। दैट्स वाई जब ये ठंडे पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और एक बहुत ही मतलब गर्म हवा, बहुत ही गर्म हीट देते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट। तो देयर फोर जो ये रिएक्शंस होते हैं ये आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, मतलब जहाँ से हीट बाहर निकलती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन दीज मेटल्स एंड वाटर आर एक्सोथर्मिक। तो Na हो गया प्लस H2O हो गया, तो NaOH बना लिया और हाइड्रोजन ऊपर उड़ गया और हीट इसने पैदा किया, क्रिएट किया। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट फीबली, ठीक है, कोल्ड वाटर बट रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम और हॉट वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम क्या रहता है आपको लीस्ट थोड़ा सा मतलब क्या लेस रिएक्टिव मेटल्स है आपका। ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है आपका, वो मतलब ठंडे पानी जब रिएक्शन करता है तो फिर वो उतना तेजी से नहीं करता है, थोड़ा सा फीबली करता है, आराम से करता है, स्लोली स्लोली करता है। ठीक है, बट वो स्टीम और हॉट वाटर के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करता है और हाइड्रोजन गैस क्रिएट करता है। ठीक है, तो द हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म्ड is stitched to the surface of the unreacted remaining bone metal, which as a result starts floating on the surface। ठीक है, तो क्या होगा मतलब ये जो रहते हैं आपके जो हाइड्रोजन गैसेस होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो क्या मतलब आपके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सरफेस में आके फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो मतलब यस जो मतलब अनरिएक्टेड पार्ट जो रहते हैं किसके, जो रिमेनिंग मेटल रहता है उसके, ठीक है, वो क्या मतलब सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं बबल्स के साथ। तो नाउ MgS हो गया प्लस 2H2O हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों मतलब क्या जब रिएक्शन करते हैं तो MgOH वोल्टेज बनता है यहाँ पर, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 आपका बाहर निकल जाता है, समझ गए, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था। H2 बाहर निकल गया तो मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड lead react neither with cold water nor with hot water. However, they react with steam to 5 metal oxide and hydrogen। ठीक है,
टू फॉर्म है बेसिकली, वो 5 नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब ये आपका ना ही वो ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं। कौन? आपके एल्यूमिनियम, जिंक और लेड हो गए आपके, वो बस स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। तो Al प्लस H2O हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, स्टीम है आपका, गैसोस फॉर्म है, ठीक है। तो Al2O3 हो गया सॉलिड में आपका, और 3H2 बना लिया। वैसे ही आपका Fe जो था वो मतलब क्या हो गया, प्लस H2O हो गया मेरा अगर जुड़ के, तो उन्होंने क्या बना लिया फिर आपका Fe2O3 बना लिया और 3H2 बना लिया, ठीक है। तो मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो गोल्ड, सिल्वर एंड वाटर, कॉपर जो रहते हैं वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो 9.2.3, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। अब क्या होगा जब मेटल्स जो है आपके रिएक्ट करेंगे अगर एसिड्स के साथ, तो वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमको पता है कि जब क्या डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं मेटल आपके, तो वो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आप रिएक्शंस लिख सकते हो चाहो तो, लिखना है बिल्कुल। और हाँ, तो डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। क्या सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो इस तरीके से रिएक्शन करेंगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द एक्टिविटी सीरीज, है ना। तो एक्टिविटी जो रिएक्टिविटी रहती है आपकी एसिड्स के साथ, ठीक है, वो जैसे जैसे हम ग्रुप में क्या नीचे जाते जाते हैं, वो क्या होती जाती है आपकी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है ना। फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल टू द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से आपकी सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव मेटल है उनसे उन तक, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, है ना। तो जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के द्वारा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स से वो रिएक्ट नहीं करते। समझ गए? तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है फिर। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम के आपके रिएक्ट नहीं करते मेटल्स के साथ। हाँ, वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, सॉरी, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते वो। तो कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और गैस एंड वाटर। तो कॉपर क्या आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जो क्या देता है अपन को फिर कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन गैस और पानी, वाटर देता है आपका। तो Cu प्लस HNO3 एक्वस में CuNO3 होल ट्वाइस हो गया, एंड देन आपका NO2 हो गया और आपका H2O बना दिया। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट ओनली विथ एक्वेरेजिया। देखो एक्वेरेजिया भी मतलब क्वेश्चन एक खास पार्ट है आपका, पूछ सकता है डेफिनेशन इसका। एक्वेरेजिया आप लोगों ने पढ़ा भी, शायद क्लास 9 में पढ़ा भी था आप लोगों ने इसके बारे में। बेसिकली होता है कि आपका एक्वेरेजिया और प्लेटिनम और गोल्ड बस एक्वेरेजिया के साथ ही रिएक्शन करेंगे। जो आपका 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी भी देख ली, है ना। और हम लोग को बचा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स और मेटलर्जी, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। तो फिर वेट, चलिए अपन देखते हैं कि ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहाँ कहाँ के होते हैं आप, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स आपके कहाँ कहाँ होते हैं ये अपन समझते हैं, और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके जो अलग अलग पार्ट है। तो देखो यहाँ पर देखो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके। तो मेटल्स आर यूजुअली 9.3 आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर यूजुअली फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड अदर्स इन द कंबाइंड स्टेट। कुछ मेटल आपके क्या फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ आपके कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जनरली मेटल्स विच लाई लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे आखिरी में पाए जाते हैं मेटल्स आपके, आमतौर पर जो मेटल्स जैसे कि सच एज गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, आर फाउंड इन फ्री फॉर्म, वेयर एज ये क्या आपका फ्री फॉर्म मिलते हैं, वेयर एज द मोर रिएक्टिव मेटल्स विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड आर फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो क्या मतलब जो अदर एलिमेंट्स के जो होते हैं, जो क्या मतलब आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो क्या मतलब आपके कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, अंडर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट whose chemical composition is fixed and whose physical properties can be estimated are known as minerals। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या पॉपुलाइज होने जो सबके सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो आसानी से मतलब जो नेचुरली मिल जाते हैं आपके, नेचुरली ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि नेचुरली आपके कहाँ पे होते हैं, आपके अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है।
हुज केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी एस्टिमेटेड, और उसका पता फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ एस्टिमेटेड रहती है, मतलब पता लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब नॉट 100% बट एस्टिमेट करके हम लोग बता सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं क्या, आर नोन एज मिनरल्स, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स, अब बेसिकली क्या होते हैं, जो मेटल्स निकलते हैं वो इन्हीं मिनरल्स के द्वारा निकलते हैं। तो मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली आपके, जिसमें आपके हाई परसेंटेज ऑफ क्या रहते हैं, आपके पर्टिकुलर कोई मेटल रहता है, ठीक है, और बहुत ही लो परसेंटेज क्या रहता है आपका, इम्प्योरिटीज पाई जाती है, एंड फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इजिली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, है ना। और जहाँ से मेटल जो कर रहते हैं वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, और प्रॉफिटेबली मतलब मतलब प्रॉफिट जहाँ से ज़्यादा हमको मिल सके। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 100% मिनरल है वो, तो 100% में से अगर आपका 80% 70% अगर आपका क्या, वहाँ पर आपको आयरन मिल जा रहा है, ठीक है। तो उन तो उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स, है ना, आर कॉल्ड ओर्स, समझ गए। तो यूजुअली मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना। तो आमतौर पर के जो मिनरल्स रहते हैं कि आपके अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉक्स में पाए जाते हैं। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे के सारे ओर्स क्या है, मिनरल्स ही हैं, ठीक है। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स आपके ओर्स नहीं हो सकते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ टेबल, आपका टेबल 3 आपका दिया हुआ है ओर्स ऑफ मेटल्स, तो कहाँ का आपका ऑक्साइड हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, सेसिटराइट हो गया आपका, है ना। तो फिर ये अलग अलग आपका जैसे Fe2O3 हो गया, फॉर्मूला ऑफ ओर हो गया, Fe3O4 हो गया, Al2O3.2S2 हो गया, SnO2 हो गया, कार्बोनेट आपका डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कैलामाइन हो गया, ठीक है, कैलामाइन हो गया, जैसे कि MgCO3 डॉट CaCO3 CaCO3 ZnCO3 Fe2SO2, ठीक है। सल्फाइड में आपका आयरन पायराइड हो गया, कॉपर पायराइड हो गया, Fe2 एंड CuFeS2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वही सल्फेट में आपका क्या, जिप्सम हो गया, CaSO4.2S2 हो गया। तो ये सारे के सारे मतलब क्या आपके बेसिकली अलग अलग तरीके के ओड्स हैं, ठीक है, राइट। तो उनसे हम क्या करते हैं, हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ना 9.3.1 इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। जहाँ पर रहते हैं उसको समझना पड़ेगा अपन को, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स पाए जाते हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो छत्तीसगढ़ इज रिच इन मिनरल्स, है ना। छत्तीसगढ़ में मतलब जो भी मतलब जो समझ लो जो रॉ मटेरियल है वो छत्तीसगढ़ से लोग लिया करते हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी रिच है ना। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ इज रिच इन मिनरल्स एंड होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेशंस मिनरल प्रोडक्शन, ठीक है। तो अपने इंडिया के मिनरल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस और रखता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, मिनरल के लिए। सो इन ऑल 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। अब सारे के सारे जो मतलब 28 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके जो मिनरल्स है जो कि छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर टीन विच इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मिनरल, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि टीन होगी आपका, जो मतलब आमतौर पर क्या मतलब एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिनरल आपका है, ठीक है जीन। वो फाउंड यहाँ मिलता है, इस फाउंड द इम्पोर्ट मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी प्रॉपर फिनिशिंग ये सब के लिए मतलब टीन को मतलब यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब ये वैल्यूएबल है। तो द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़ आर शोन इन टेबल 4, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स आपके हैं जो क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो उसमें कि वो टेबल 4 में देखो दिए हुए हैं सारे के सारे। टेबल 4 हो गया इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। तो जैसे कि यहाँ पे हेमेटाइट हो गया आपका, दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, रायपुर हो गया, कबीर धाम हो गया, यहाँ पाए जाते हैं। बॉक्साइट हो गया आपका सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बस्तर, कबीर धाम आपका यहाँ पाया जाता है। लामेश्वर हो गया रायपुर आपका, रायगढ़ हो गया, जांजीपुर हो गया, चांपा, है ना। कबीर धाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, लामेश्वर यहाँ मिलता है आप लोगों को। डोलोमाइट हो गया आपका, दुर्ग, कबीर धाम, बिलासपुर, जांजीपुर, चांपा यहाँ मिलता है आप लोगों को। अलेक्जेंड्राइट हो गया या फिर किरसो बैरल, है ना, या फिर ये आपका रायपुर आपका देवभोग में मिलता है। वैसे ही कैसेटराइट हो गया आपका, दंतेवाड़ा बस्तर में मिलता है। कोरंदूम हो गया आपका, जो कि आपका दंतेवाड़ा में मिलता है। गोल्ड हो गया आपका रायपुर में, कांकेर में, रायगढ़ में, महासमुंद में और बस्तर में मिलता है आपका। वैसे एस्बेस्टोस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को, जो गाड़ियों में यूज़ होता है। ये आपका गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वहाँ पे मतलब यूज़ किया जाता है एस्बेस्टोस को, ठीक है।
ब्रेक लगाने के लिए वहाँ पे ब्रेक ब्रेक जगह पे यूज़ किया जाता है। तो रायपुर, बस्तर, सरगुजा, जशपुर ये सब जगह मतलब मिलते हैं ये सारे के सारे जो मेटल्स रहते हैं। ब्रेक में यूज़ होता है आपका एस्बेस्टोस जो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ यहाँ पाए जाने वाली चीज़ है ये, ठीक है, जो कि मेटल्स हो गए यहाँ से मतलब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आयरन मतलब आयरन ओर्स या मेटल ओर्स को लिए जाते हैं, ठीक है। नाउ मेटलर्जी 9.4 मेटलर्जी, तो ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है एग्जाम में, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी को लेकर, और आई होप नेक्स्ट क्लास में आप लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो, हाँ यस, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, क्लास 10।